जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड कर्नाटक वॉर के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने बात किया था फर्स्ट कर्नाटक वॉर पे, जहां पे हमने बताया था कि ब्रिटेन फ्रांस आपस में लड़ जाते हैं यूरोप के युद्ध के कारण। लेकिन सेकेंड कर्नाटक वॉर का कारण भारत में पनपा था। भारत में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, जिसमें ये दोनों अपना मुंडी लगाए थे और इसके कारण इन दोनों के बीच में अच्छा खासा युद्ध चालू हो गया। चलिए अब बात करते हैं, पहले कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन बातों को हम पढ़ लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच में। इसका कारण यूरोप था। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर हुआ और एला-सापल की संधि द्वारा इसे शांत कराया गया। वही द्वितीय हुआ 1748 से 54 के बीच में। यह हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के नाते हुआ। यह भारत इसका कारण बना और यह पांडिचेरी संधि द्वारा इसको शांत कराया गया। अब इस बात को डिटेल से पढ़ा जाए, क्योंकि एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन बड़ा आसान तरीके से नहीं पूछ लेता है कि हाँ बहुत कुछ पूछ लेगा, मतलब आसान तरीके से नहीं पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ, इसकी शांति के लिए कौन सी संधि कराई गई। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा डील करके पूछता है कि एकदम डीप में घुस जाता है कि हाँ भाई किसके कारण हुआ था, मतलब उत्तराधिकार में कौन बैठा था, कौन मरा था, जिसके नाते ये सब युद्ध होता है। तो चलिए अब उसको हम डिटेल से भी जानते हैं कहानी की तरह, और हम आपको इस प्रकार बताएंगे कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। भारत में हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का लफड़ा चल रहा था। चलिए बात करते हैं पहले हैदराबाद के बारे में, फिर कर्नाटक की बात करेंगे। हैदराबाद में आसफ जाह निजामुल मुल्क मर जाता है। वहाँ का जो नवाब रहता है ये मर जाता है। उसके 3 बेटा रहते हैं, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, सलावत जंग। सलावत जंग खुद को एकदम साइड रखता है, वो उत्तराधिकार के बीच में लफड़े में नहीं पड़ता है। 2 बेटा जो रहते हैं नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, इन दोनों के बीच में सत्ता को हासिल करने के लिए युद्ध चालू हो जाता है। जहाँ पे नासिर जंग खुद को नवाब बना के बैठ चुका था, जिसके पक्ष में अंग्रेज थे, वहीं मुजफ्फर जंग अभी नवाब नहीं बना था, वो सत्ता को हासिल करने के लिए कोई ना कोई दावपेच खेल रहा था, जिसके पक्ष में फ्रांसीसी आ जाते हैं। वहीं कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में दोस्त अली की मृत्यु हो जाती है वहाँ के नवाब के, और उनका बेटा रहता है अनवरुद्दीन जो सत्ता पर बैठ जाता है। और चंदा साहब जो दामाद रहते हैं वो चाहते हैं कि वो सत्ता को हथिया ले, क्योंकि अनवरुद्दीन अकेला रहता है। तो चंदा साहब अपना दिमाग लगाते हैं कि कैसे भी अनवरुद्दीन को मारकर सत्ता को हम ले लें। जहाँ पे अनवरुद्दीन के पक्ष में अंग्रेज थे, वहीं पर चंदा साहब के पक्ष में फ्रांसीसी रहते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि फ्रांसीसी अनवरुद्दीन को धोखा दे देते हैं, जिसके नाते ये एकदम खिलाफ हो जाता है फ्रांसीसियों के। तब फ्रांसीसी दिमाग लगाते हैं कि वो एरिया तो जो कर्नाटक है, ये देखिए कर्नाटक का क्षेत्र जहाँ पे पुदुचेरी भी नज़दीक है, ये पूरा एरिया कर्नाटक के अंतर्गत आता था। यहीं पे इनकी राजधानी आरकोट भी थी। तो यहाँ पे तो अनवरुद्दीन बैठा है, ये अब चाहेगा कि फ्रांसीसी के व्यापार को हम बढ़ने दें। ये फ्रांसीसी के व्यापार को बर्बाद करने के लिए कोई ना कोई उपाय लगेले रहता था। पुदुचेरी में डुप्ले बैठा था गवर्नर बन के, और गवर्नर तो बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी था, बहुत ज़्यादा उसके पास कूटनीति राजनीति वाला दिमाग था। तो वो दिमाग लगाता है कि दोनों जगह पर उत्तराधिकार का लफड़ा चल रहा है, क्यों ना कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि यहाँ पे बैठने वाला आदमी हमरे सत्ते का हो, वो हमारा बात माने। तो अपने पक्ष के आदमी को बैठाने के लिए ये वहाँ पे दिमाग लगाना चालू कर देता है। ये क्या करता है, जाता है यहाँ पे मुजफ्फर जंग से बात करने। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले मुजफ्फर जंग से बात करने जाता है कि आप मदद कीजिए चंदा साहब को राजा बनाने में, और हम भी मदद करेंगे आपका नवाब बनाने में। तो इस बात पे मुजफ्फर जंग और चंदा साहब दोनों मान जाते हैं। तो मुजफ्फर जंग क्या करता है, अपनी सेना भेजता है चंदा साहब के पास, और फ्रांसीसी भी अपनी सेना लेके आते हैं चंदा साहब के पास। और तीनों, ये देखिए फ्रांसीसी, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, तीनों अपनी सेना लेकर अनवरुद्दीन पर हमला करते हैं, जहाँ अंबर का युद्ध होता है। अंबर नामक जगह होता है जहाँ पे अंबर का युद्ध होता है 1749 में, और वहाँ पे अनवरुद्दीन को मार देते हैं। युद्ध स्थल में अनवरुद्दीन मारा जाता है। उसके बाद वहाँ पे युद्ध में उसका बेटा भी रहता है, जिसका नाम रहता है मोहम्मद अली। युद्ध में उसके बेटा रहता है जिसका नाम रहता है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली क्या होता है, वहाँ से भाग जाता है और छिप के कहाँ बैठता है, तिरुचिरापल्ली में जाके बैठ जाता है छिप के, क्योंकि ये सत्ता का असली वारिस रहता है। उसके बाद क्या होता है, चंदा साहब को गद्दी मिल जाता है, वो वहाँ पे नवाब बनकर बैठ जाते हैं। अब वादे के अनुसार मुजफ्फर जंग को भी मदद करना था, चंदा साहब और फ्रांसीसी को। तो यहाँ से चंदा साहब और फ्रांसीसी अपनी सेना भेजते हैं मुजफ्फर जंग के पास कि चलिए नासिर जंग को युद्ध में हराकर जीत लिया जाए।
लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे फ्रांसीसी थोड़ा कूटनीति का दिमाग लगाते हैं और नासिर जंग को कूटनीति द्वारा ही मार देते हैं। युद्ध होने से पहले ही नासिर जंग को कूटनीति के द्वारा मार देते हैं। और मुजफ्फर जंग भी जो सत्ता में अब बैठने ही वाला था, तब तक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले देखता है कि ये जो है ये बात अच्छे से मान नहीं रहा है हम लोग का, इसको सत्ता से हटाने की कोशिश में लग जाता है डुप्ले और इसको भी कूटनीति द्वारा मरवा देता है। अब कौन बैठा है? सलावत जंग बचता है। तो सलावत जंग को राजा बना के फ्रांसीसी बैठा देते हैं और सलावत जंग के दरबार में एक अपनी सेना बैठाता है बुस्सी के अंतर्गत। बुस्सी एक वहाँ पे फ्रांसीसियों का कमांडर रहता है और उसके साथ कुछ उसकी फ्रांसीसी सेना रहती है जो इसके दरबार में बैठेगी, जिसका खर्चा कौन उठाएगा? सलावत जंगी उठाएगा। यहीं पर हम देखते हैं कि सबसे पहले सहायक संधि का प्रयोग कौन करना चालू कर रहा है? डुप्ले कर रहा है। अपनी सेना को उसके पैसा के दम पे उसी के राज्य में बैठाएगी और जहां जरूरत पड़ेगा उसको बुला लेगी। तो पहली बार सहायक संधि का प्रयोग इसीलिए डुप्ले को दिया जाता है उसका श्रेय। उसके बाद तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रांसीसी को तो दोनों जगह मिल जाता है। तो यहाँ पे अंग्रेज तो हाथ मोड़ के नहीं ना बैठा था सब, वो भी तो उस जगह पे था, वो भी तो अनवरुद्दीन के सपोर्ट में था और नासिर जंग के सपोर्ट में था, तो वो क्या ही नहीं सपोर्ट किया सब। तो ये सब ज़्यादा व्यापार पे ध्यान दिए थे उस समय अंग्रेज, वो ज़्यादा राजनीति हस्तक्षेप में घुसना नहीं चाहते थे, इसलिए अनवरुद्दीन को भी बढ़ चढ़ के सपोर्ट नहीं किए और ना ही नासिर जंग को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किए। दोनों को अच्छे से सपोर्ट नहीं किए, जिसके नाते उनके पक्ष का आदमी मारा जाता है। अब सोचते हैं कि दोनों क्षेत्र पर कर्नाटक और हैदराबाद पे फ्रांसीसियों का पूरा दबदबा बन गया है, राजनीतिक हस्तक्षेप भी उन्हीं का हो रहा है, व्यापार भी उन्हीं का बढ़ रहा है। तो अंग्रेज अब दिमाग लगाना चालू करते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि कोई एक क्षेत्र तो हमारे कमांड में आ जाए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि अनवरुद्दीन का असली बेटा तो अभी जिंदा है ना, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को राजा बनाने के लिए जो भी कूटनीति अपनाना पड़े अंग्रेज अपनाएंगे और उसी के लिए लग जाते हैं। और अंग्रेज क्या करते हैं? तिरुचिरापल्ली जाते हैं और उसके मोहम्मद अली को बचाने के लिए पूरा तिरुचिरापल्ली का घेरा कर देते हैं। तिरुचिरापल्ली का घेरा करते हैं। अब ये बात जब चंदा साहब को पता चलती है और डुप्ले को पता चलती है कि अंग्रेज अब दिमाग लगाना चालू कर दिए हैं, तो वो क्या करते हैं? डुप्ले जाके चंदा साहब को समझाते हैं कि आप सत्ता के असली वारिस नहीं हैं, अंग्रेज आएंगे तो अगर मोहम्मद अली को जिता के बैठा देंगे तो आपको हटना पड़ेगा। तो यही दिमाग लगाते हुए डुप्ले और चंदा साहब दोनों मिलकर अपनी सेना लेकर आते हैं तिरुचिरापल्ली। वहाँ पे गवर्नर डुप्ले नहीं भेजता है, अपने कमांडर को भेजा जाता है जिसका नाम रहता है लॉ। ठीक है, वो दोनों आती है और यहाँ पे तिरुचिरापल्ली का घेरा कर देती है अंग्रेजों के सामने और वहाँ पे युद्ध चालू हो जाता है। तब तक मद्रास में एक नया गवर्नर बनकर आता है जिसका नाम रहता है सैंडर्स। अंग्रेजों का नया गवर्नर सैंडर्स बनकर आता है। सैंडर्स के साथ एक और आदमी आ जाता है जिसका नाम रहता है क्लाइव, जो बहुत दिमागी आदमी रहता है। वो क्लाइव क्या करता है? सैंडर्स को राय देता है कि सारी सेना चंदा साहब की, फ्रांसीसी की और हमारी सेना लगभग सब कहाँ है? तिरुचिरापल्ली पर है और सारी सेना लगी हुई है। चंदा साहब की भी सेना आई हुई है, फ्रांसीसियों की भी सेना आई है और हमारी सेना भी है। क्यों ना इस नई टुकड़ी को हम आरकोट पर लगाते हैं। आरकोट वो जगह था जो कर्नाटक का राजधानी उस वक्त कहलाता था। चंदा साहब की राजधानी आरकोट थी। तो क्लाइव सोचता है जाके राजधानी पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि सारी सेना यहाँ पर है, ज़्यादातर सेना वहाँ पे मौजूद थी नहीं आरकोट पर। और यही दिमाग लगाते हुए क्लाइव क्या करता है? आरकोट पर अपना कब्जा कर लेता है। अब जब ये खबर पहुँचती है चंदा साहब के पास जो अभी तिरुचिरापल्ली में बैठे हुए हैं, तो वो बहुत गुस्सा में आ जाते हैं कि अंग्रेज देखो मेरे दूसरे जगह पे कब्जा कर लिया हुआ है। तो वो अपने बेटे के साथ कुछ सेना को, हजारों की संख्या को सेना को भेजते हैं राजधानी अपने आरकोट पर कि वो जाके आरकोट से क्लाइव को भगा देंगे। लेकिन वहाँ पे क्लाइव कुछ सेना के साथ आई हुई चंदा साहब की सेना से हार नहीं मानते हैं। क्लाइव लगातार लड़ते रहता है और 50 दिनों तक उतनी बड़ी सेना को रोक के रखता है। आखिर समय में जब तक क्लाइव हार के कगार पे आ गया था, तब तक अंग्रेज ने एक और टुकड़ी आरकोट में भेज दिया, जिससे वो पुनः ताकत में आ गया और वहाँ आए हुए चंदा साहब के बेटे की सेना को भगा दिया। जब ये बात यूरोप में जाती है कि एक क्लाइव छोटी सी सेना लेकर भारत की इतने बड़ी सेना को हराता है, तो क्लाइव का यूरोप में बहुत ज़्यादा बोलबाला बढ़ जाता है। सब लोग कहते हैं भाई क्लाइव कितना अच्छे से अपने सेनापति बनकर उस जगह को कंट्रोल किया हुआ है। अब इससे क्लाइव की महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आत्मविश्वास से भरपूर बढ़ जाता है। तो वो क्या करता है कि अब वही सेना लेकर तिरुचिरापल्ली पर चला जाता है। पहले से आरकोट पे कब्जा कर लिया है, अब वही सेना लेते हुए तिरुचिरापल्ली पर जाता है
जहाँ पे फ्रांसीसी उस वक्त जो सेनापति था वो लॉ था और चंदा साहब भी वहाँ पर थे। वहाँ पे युद्ध होता है, यहाँ पर तिरुचिरापल्ली के घेरा के पास वहाँ युद्ध होता है और वहाँ पर चंदा साहब हार जाते हैं और फ्रांसीसी भी हार जाते हैं। बाद में वहाँ से जब चंदा साहब भागते हैं, हारने लगते जब चंदा साहब, तो उस जगह से भागते हैं तो रास्ते में उनको पकड़ के मार दिया जाता है। अब क्या है, कर्नाटक में कोई अब नवाब नहीं है और यहाँ पे बैठा हुआ जो उनका बेटा है असली नवाब मोहम्मद अली, इसको ले जाकर कर्नाटक में राज्याभिषेक कर देते हैं सब अंग्रेज। और वहाँ का नवाब कौन बन गया, मोहम्मद अली बन गया, जो अंग्रेज़ों के पक्ष का रहता है। इससे अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, उनका व्यापार इस इलाके में बढ़ने लगे। इससे क्या पता चलता है कि एक जो हैदराबाद है वो अब मिल चुका है फ्रांसीसियों को और कर्नाटक का व्यापार मिल चुका है अंग्रेज़ों को। जगह नहीं मिला है, बस व्यापार करने का क्षेत्र मिल गया है। जो राजा बैठा है वो इनके पक्ष का बैठा है, जो कहे गए सब ये सब वो वैसे उनका काम करेंगे। तो हैदराबाद में फ्रांसीसियों का काम चलने लगता है और कर्नाटक से अंग्रेजों का काम चलने लगता है। ऐसे ही दोनों का व्यापार चलते रहता है। भारत में तो युद्ध समाप्त, क्योंकि दोनों को अलग अलग अपनी अपनी सत्ता मिल गई। लेकिन अंग्रेज फ्रांसीसी हर मौके की ताक में रहते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। यही सब देखते हुए जब ये खबर भारत के युद्ध की बात फ्रांस तक पहुँचती है तो फ्रांस में देखा जाता है कि व्यापार को बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है। जहाँ पे फ्रांस और ब्रिटेन व्यापार करने गए थे वहाँ पे ये युद्ध चालू कर दिए हैं भारतीय राजाओं के हस्तक्षेप में। तो फ्रांस से एक नया गवर्नर को भेजा था जिसका नाम रहता है गोडेहू। फ्रांस से एक नए गवर्नर गोडेहू के भेजा जाता है पुदुचेरी में कि वो जाके अंग्रेज़ों से बात करे। अंग्रेज़ के जो भी यहाँ पे गवर्नर बैठे हैं या बड़े पद पे जो भी बैठे हुए हैं उनसे जाके बात करे और शांति समझौता करवाए, क्योंकि व्यापार को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। और यहाँ से डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है फ्रांस और गोडेहू आकर शांति समझौता चालू कर देता है। तब यहाँ पे भारत में क्या हो जाता है, इन लोगों का झगड़ा बंद हो जाता है और आखिरी संधि करता है जिसका नाम है पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि 1755 में 54-55 अलग अलग टाइम दिया जाता है, ठीक है। 1754 में पांडिचेरी की संधि करता है। इस संधि के द्वारा कुछ शर्त लगाए जाते हैं। पहला शर्त यह रहता है कि भारत में राजनीति हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना है। इन लोगों को राजाओं के अगर बीच में युद्ध चल रहा है तो उसके बीच में अपना मुंडी नहीं घुसाना है, अपना शांति से व्यापार करना है। राजनीतिक हस्तक्षेप में टांग अपना नहीं डालना है, कोई भी व्यापार को घाटा ना हो ऐसा ही काम करना है। यही शर्तों के साथ पांडिचेरी की संधि करवाई जाती है। लेकिन गोडेहू चाहता था कि ये पांडिचेरी की संधि जो बाहर में बैठे यूरोप में लोग हैं वहाँ से भी ये परमिशन पास हो जाए कि हाँ राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करना है। लेकिन वहाँ पे ब्रिटेन में इस बारे में कोई भी संधि के शर्त को ज़्यादा नियम से लागू कराने के मूड में वो सब नहीं थे। वो चाहते थे कि यहाँ पे अंग्रेज जैसे बढ़ रहे हैं वैसे ही बढ़े। लेकिन डुप्ले को फ्रांसीसी तो बुला ले जाते हैं, तो यहाँ पे तो फाइनली यहाँ पे फ्रांसीसी के पतन की शुरुआत हो ही गई थी। अगर डुप्ले यहाँ पर रहता ना तो फ्रांसीसी को हरा पाना ब्रिटेन के लिए पॉसिबल नहीं था। वो व्यापार को भी बढ़ाता और अपने साम्राज्यवाद की सपना को भी उजागर करता। लेकिन फ्रांस द्वारा इसको बुला लिया गया और गोडेहू आके शांति समझौता कराने लगा, जिससे कि कर्नाटक वॉर पूर्णतः समाप्त हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अपना कार्य करना चाहिए, किसी और में ज़्यादा मुंडी नहीं लगाना चाहिए। देखिए यहाँ पे भारत के उत्तराधिकार के बीच में ये सब घुसे और आपस में लड़ने लगे और अपना व्यापार को चौपट करना चालू कर दिए। लेकिन ये भी तो देखिए यहाँ से जब ये सब जाने, जब भारत के हम राजनीतिक हस्तक्षेप में जाते हैं तो इनको पता तो चलता है ना कि भारत की सत्ता कैसी है। भारत में जो अंदर बैठा हुआ सत्ता जो इतना स्ट्रांग दिख रही है वो अंदर से खोखली पड़ रही है। उनके अंदर ही आपस में इतना मन मुटाव है कि आपस में कोनो का पटता नहीं है। छोटे छोटे बातें आपस में लोग लड़ जा रहे हैं। इसी सब बातों को अच्छे से समझ जाते हैं कर्नाटक की द्वितीय वॉर द्वारा। यही नीति आगे चलकर वो अपनाते हैं और भारत में अपना साम्राज्य का स्थापना करते हैं। लेकिन आगे चलकर सिर्फ ब्रिटेन ही रह जाएगा, फ्रांस यहाँ से पूर्णतः उसको जाना पड़ेगा। थर्ड कर्नाटक वॉर होगा जिसमें वॉन्डिवास का वॉर होगा, जिस भारत में अपना साम्राज्यवाद के सपने को छोड़ देंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा हो, अगर जो भी बात मैं समझा रही हूँ आप लोगों को समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। धन्यवाद।